हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एपिसोड नंबर 6 भारत में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले सेशन में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, आपका भारत में जो वर्तमान बैंकिंग संरचना है, जिसमें कि आपका आरबीआई जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि आपका एक केंद्रीयकृत बैंक है, उसके अनुसार बहुत सारे बैंकों का डिवीजन किया हुआ था। जिसमें कि हमने जो आपका एपिसोड 5 था, उसमें हमने वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पूरा डिस्कशन किया था, उसके फंक्शंस के बारे में, और साथ ही अभी वर्तमान में कितने वाणिज्यिक बैंक है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के बैंक को शामिल किया जाता है। आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वर्तमान बैंकिंग संरचना के अंतर्गत आरआरबीज, जिसे हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स या फिर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका कॉर्पोरेटिव बैंक या फिर इसे हम लोग सहकारी बैंक के भी नाम से जानते हैं। और भी इसमें विकास बैंक है, वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज और पेमेंट बैंक, जिसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपका आरआरबीज और सहकारी बैंक डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपको पता है कि जैसा कि अगर हम पिछला सेशन, अगर मेरा पहला सेशन देखा होगा, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो भारत में बैंकिंग प्रणाली था, स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और जरूरत के अनुसार उसमें सुधार भी किए जा रहे थे। अब उन्हीं सुधारों के अंतर्गत आरआरबीज भी एक ऐसा बैंक था जिसे जरूरत पड़ने पर बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सके और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग अपने पैसों की बचत कर सकें। इसके लिए आरआरबीज की स्थापना की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। खासकर ये जो आपका स्थापना किया गया था, ज्यादातर आपका एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि है उसे, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका बैंकिंग फैसिलिटी हो, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सके, लोग अपने पैसों की बचत कर सके, जिससे कि जो भविष्य में उन्हें दिक्कतें आती है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आती है, उन्हें वो अच्छे से मेंटेन कर सके। इसीलिए आरआरबीज की स्थापना की गई थी। आपको पता है कि आजादी के बाद या फिर उससे पहले भी ये स्थिति था कि जो बैंक्स थे उसमें निजी क्षेत्र के बैंक थे और वो खासकर उन्हीं क्षेत्रों में अपनी ब्रांच ओपन किया करते थे, और खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां से उनको ज्यादा ब्याज मिलता था, ज्यादा डिपॉजिट रिसीव होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को लोन वगैरह नहीं दिया करते थे। इसीलिए आरआरबीज की स्थापना की गई थी। जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उसके उपरांत 1 जुलाई 1975 को स्वर्गीय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आसान शर्तों पर, इसको पॉइंट वाइज कीजिएगा, आसान शर्तों पर भूमिहीन कृषकों, श्रमिकों एवं अन्य गरीब वर्ग के लोगों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। इसके लिए आपका पहली बार समूचे देश में आरआरबीज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश भी जारी किया था, द नेशनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस 1975। मतलब कि 1975 में पहली बार आरआरबीज का स्थापना किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 में पहली बार देश में 5 आरआरबीज की स्थापना की गई थी। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया इससे, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वो स्थान थे आपका उत्तर प्रदेश में, आपका 2 जगह आरआरबीज की स्थापना हुई थी, मुरादाबाद में और गोरखपुर में, हरियाणा में सिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिम बंगाल में मालवा में इसकी स्थापना की गई थी। तो कुल 5 आरआरबीज प्रारंभिक तौर पर 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। इन क्षेत्रीय बैंकों के प्रायोजित व्यापारिक बैंक क्रमशः थे सिडनी सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इन सब के लिए मुरादाबाद तथा गोरखपुर वगैरह, फिर आपका सिंडिकेट बैंक, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके लिए स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं। आपको पता है कि जो आरआरबीज, आगे हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्सर्ड बैंक या भी जो प्रायोजित बैंक है वो क्या होते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। ओनरशिप, इसमें जो स्वामित्व होता है, आरआरबीज का तो स्थापना कर दिया गया, लेकिन इसे वित्त
या फिर जैसे फाइनेंस उपलब्ध कहां से कराया जाएगा उसके बारे में। तो इनमें कंट्रीब्यूशन जो किया जाता है तीन संस्थाओं, तीन सरकार के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं तीन सेगमेंट के तहत इन्हें कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यही आपका प्रायोजित बैंक, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पॉन्सर्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन होता है 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का आपका 15% और आपका स्पॉन्सर्ड बैंक जिसे हम लोग प्रायोजित बैंक के नाम से जानते हैं या फिर प्रवर्तक बैंक के नाम से, उसका 35%। एग्जाम में ये 50, 15 और 35 का रेशियो हमेशा पूछा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है केंद्र सरकार का आरआरबीज में, और उसके बाद दूसरा स्थान पर आता है प्रवर्तक बैंक। जो भी व्यापारिक बैंक होते हैं, जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वही प्रवर्तक बैंक होते हैं आरआरबीज का अपने क्षेत्र के अनुसार। तो उनका 35% कंट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिसका 15% कंट्रीब्यूशन होता है। आप यहां पर देख भी सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिएगा यहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी, जिसे हम लोग यहाँ पर स्वामित्व के बारे में बता रहे थे आपको, केंद्र सरकार का 50%, संबंधित राज्य सरकार का, जो भी राज्य के हैं उस राज्य सरकार का 15%, प्रायोजित या फिर प्रवर्तक या फिर स्पॉन्सर्ड बैंक 35%, 35% होते हैं। और सभी प्रादेशिक या फिर जो आरआरबीज होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दूसरी अनुसूचित में सम्मिलित किया जाता है। आपको याद होगा हम बैंकों को डिवाइड किए थे पिछले सेशन में आपका, कि बैंक को दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। एक डिवीजन होता है आपका शेड्यूल बैंक, जिसे हम लोग अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल बैंक, जिसे हम लोग गैर अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं। तो आरआरबीज को अनुसूचित बैंकों में शामिल किया जाता है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में शामिल किया जाता है। और साथ ही आरआरबीज को बहुत सारे रिजर्व बैंक के द्वारा रियायती भी दी जाती है, छूट दी जाती है, क्योंकि आरआरबीज स्पेशली हमेशा बहुत सारे आरआरबीज जो है अभी हम जितने भी राज्य में हैं लॉस में अधिकतर चलते हैं, तो इसीलिए उन्हें बहुत सारी छूट मिले हुए रहती है, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार, स्पॉन्सर्ड बैंक और राज्य सरकार मिलकर करती है। अब इनका उद्देश्य देख लीजिए, हमने उद्देश्य इनिशियल में ही बताया था। आरआरबीज का स्थापना करने के पहले पहला उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों तक, आप नोट कर लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक जो आपका बैंकिंग सुविधा है उसे उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। पहुंचे। दूसरा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना, सेविंग्स को बढ़ावा देना, बचत को बढ़ावा देना। और तीसरा था आपका जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एग्रीकल्चर हो गया, या फिर जो भी छोटे किसान हैं, जो भी आपका सीमांत किसान है, शिल्पकार हैं, या फिर जो छोटे मोटे उद्योग हैं, वो क्या करते हैं कि जो ऋण वगैरह साहूकार से लेते हैं, तो साहूकार से आप न लेके ऋण वगैरह जो ऋण सुविधा है आप वो सारे अब आरआरबी से लीजिए, जहां पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पर आपको ऋण मुहैया कराया जाएगा। वही चीज यहां पर भी देख लीजिए, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। और जो वो चीजें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है तभी वो मिल सकती है। छोटे मोटे उद्योग, शिल्पकारों, कृषि श्रमिकों तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए साख एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना। अब यहां पर हमने जैसा कि बोला था कि अधिकांश आरआरबीज जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो हमेशा क्या करते हैं, लॉस में चलते हैं। आपको पता है जैसा कि हमने बताया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण जो लोग हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है और बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। और एक चीज देखिएगा, इन्हें ऋण तो दे दिया जाता है तो उस पर जो ब्याज है जो कि बहुत कम होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज तो छोड़ दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो ये ब्याज का अमाउंट भी उन्हें बैंक को मिलता नहीं है किसानों से। साथ ही आपका जो ऋण है जो उन्हें लोन दिया गया था वो भी रिकवर नहीं हो पाता है। इसीलिए चूंकि एक बैंक का जो मेन फंक्शंस होता है उन्हें ब्याज से ही उनकी कमाई होती है। अब जब ब्याज ही उन्हें रिसीव नहीं होगा
तो उनकी कमाई कहां से होगी, हमेशा वो लॉस में चलेंगे। और साथ ही आपका इनका एनपीए भी बहुत ज्यादा होता है। आगे हम लोग देखेंगे भी कि एनपीए होता क्या है। सीधा साफ जानिए कि इस तरह से एनपीए उस अमाउंट को बोला जाता है जो बैंक ने लोन दिया, बैंक ने लोन अपने कस्टमर को दिया, लेकिन वो लोन रिकवर नहीं हुआ, उसको कुछ सर्टेन डेज के बाद उसको कुछ गाइडलाइंस जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है उसके तहत इसे एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। एनपीए को सीधा साफ बोल सकते हैं बैड लोन्स, मतलब कि जो लोन दिया गया लेकिन रिकवर नहीं हुआ उसे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से जानते हैं। और वो आरआरबीज में, और आजकल तो हर राष्ट्रीयकृत बैंक वाणिज्यिक बैंकों में ये ज्यादा देखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो डिमेरिट है एनपीए के तौर पर ही देखा जा रहा है, खासकर जितने भी बैंक हैं उनमें। आप यहां पर देख सकते हैं औसतन व्यापार कम होना, दिए गए ऋण की वसूली कम होना आरआरबी के लॉस का कारण है। अनार्थिक या अक्षम शाखाओं की अधिक संख्या, मतलब कि ऐसे ऐसे आरआरबी के ब्रांचेस स्थापित किए गए हैं ऐसे गांव, प्रखंड, ब्लॉक में जहां पर वो जरूरत नहीं भी थी तो भी स्थापित किए गए हैं, तो जिससे कि हर ब्रांच का लॉस होता है। कर्मचारियों पर अधिक व्यय होना, साथ ही आपका करप्शन भी सबसे बड़ा इशू है आरआरबी का लॉस की वजह से। लोग क्या करते हैं कि लोन किसान को नाम पर ले लेते हैं और जो वहां पर मैनेजर होते हैं या फिर जो वहां पर लोग जुड़े हुए रहते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोन अपने नाम पर निकाल लेते हैं और किसानों के नाम पर दिखाते हैं, जो कि कभी रिकवर नहीं होता है, नहीं ब्याज उस पर मिलता है। इसलिए भ्रष्टाचार भी और अनियमितताएं की वजह से भी आरआरबी लॉस में चल रही है। इसीलिए देखिएगा आरआरबी को आज के डेट में आपस में विलय कर दिया गया है। आपस में विलय होने की वजह से एक ऐसा समय था कि करीब आपका 150 से ज्यादा आरआरबी पूरे देश में काम कर रही थी, लेकिन आज पूरे भारत में करीब आपका 43 आरआरबीज हैं। 43 आरआरबीज हैं पूरे राज्य मिला के कि वो वर्क कर रहे हैं। ये आपका डाटा दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 के अनुसार हमने ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी वर्तमान में 43 आरआरबीज हैं। झारखंड में भी 2 आरआरबीज थी, झारखंड को भी नोट कर लीजिएगा। झारखंड में पहले 2 आरआरबीज थी, लेकिन पिछले साल उन दोनों आरआरबीज को मर्ज करके एक झारखंड ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया है। क्लियर है? पहले वनांचल ग्रामीण बैंक था पहला, और दूसरा आपका झारखंड ग्रामीण बैंक। इन दोनों को आपस में अब मर्ज करके आपका झारखंड ग्रामीण बैंक के नाम से एक ग्रामीण बैंक बनाया गया है। क्लियर है? तो पहले 2 आरआरबी झारखंड में था, अभी प्रेजेंटली एक ही है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हम आरआरबी के बारे में आपको साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। गोवा और सिक्किम को छोड़कर सारे राज्यों में आरआरबीज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित हैं। 2 राज्यों में एक भी आरआरबीज नहीं है, गोवा और सिक्किम। वर्तमान में कुल आरआरबीज 43 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सबसे अधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश में हैं, इसके बाद बिहार और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। मतलब सबसे ज्यादा ब्रांचेज वाला जो आरआरबीज है उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके बाद बिहार और उसके बाद मध्य प्रदेश। सहकारी बैंकों एवं आरआरबी के संबंध में योजना की निगरानी नाबार्ड करता है और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में आरबीआई निगरानी करता है। हमने तो पहले ही बता दिया है कि जितने भी बैंकों का निगरानी, कंट्रोल, नियंत्रण है वो आरबीआई करता है, लेकिन यहां पर आरआरबीज का भी कंट्रोल आरबीआई ही करता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसे हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नाबार्ड का स्थापना किया गया था। जब हम आपके साथ विकास बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नाबार्ड के बारे में पूरा कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ नाबार्ड को आप जान लीजिए कि नाबार्ड एक आपका विकास बैंक है, भारत में वित्तीय संस्था उपलब्ध कराने के लिए, खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए नाबार्ड मुहैया कराता है बैंक पैसे, फंड आरआरबी के थ्रू और कॉर्पोरेटिव बैंक के थ्रू, सहकारी बैंक के थ्रू। तो यहां पर आप देख सकते हैं आरआरबी जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उनकी निगरानी आपका नाबार्ड करता है। क्लियर है? तो ये सारे चीजें थी जो कि आपको पीटी एग्जाम के लिए आपको आरआरबी से संबंधित चीजों को जानना जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो आपका नेक्स्ट कंटेंट था।
सहकारी बैंक के बारे में तो अभी हमने बताया, लास्ट पॉइंट देखिएगा, सहकारी बैंक का भी निगरानी नाबार्ड ही करता है, वो भी आरबीआई के अंतर्गत ही आता है। इनडायरेक्टली वे में सारा इंफॉर्मेशन जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन है तो फॉलो करना ही है, लेकिन डायरेक्टली जो एक्टिव होता है नाबार्ड के थ्रू वो कंट्रोल किया जाता है। अब समझते हैं कि सहकारी बैंक है क्या चीज। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो हमने समझ लिया, सहकारी बैंक क्या होता है। तो सहकारी बैंक एक तरह से बोल सकते हैं कि एक बैंक के जैसा ही होते हैं, लेकिन इसका अपना लिमिटेड क्षेत्र होता है, एक लिमिट क्षेत्र में ये स्थापित किए जाते हैं। जनरली अगर सामान्यतः देखा जाए तो भारत में जो आरआरबी स्थापित किया गया है 3 लेयर का है, 3 लेयर का, 3 स्तरीय है ये आपका, जो कि आपका राज्य स्तर पर होता है, ये आपका स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर, और एक आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक साख समितियां, ये 3 स्तर पर, जो कि आपका ब्लॉक स्तर पर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होता है। और इनका काम होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों को ऋण मुहैया कराना, या फिर जो इसके सदस्य हैं उनको ऋण उपलब्ध कराना, डिपॉजिट भी उन्हीं से ज्यादातर इन्हें मिलती है। यह खुदरा और वाणिज्यिक बैंकिंग है, जो जमा लेते हैं और पैसे उधार में देते हैं। ये छोटे आकार की इकाइयां होती है जो शहरी और गैर शहरी दोनों केंद्रों में काम करती है। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है या फिर स्टेट है या फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग तो डिस्कस करेंगे आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो आपका राज्य सहकारी बैंक है स्टेट लेवल का, वो आपका डायरेक्टली कस्टमर से वो कनेक्टेड नहीं होती है, वो जिला सहकारी बैंक और जो आपका प्राथमिक साख समितियां हैं उनसे कनेक्ट रहती है और उन्हें ऋण मुहैया कराती है, उन्हें फैसिलिटी देती है। और जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक साख समितियां के थ्रू लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये पेशेवर और वेतन वर्गों के अलावा औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में छोटे उधारकर्ताओं को वित्त पोषित करते हैं। मतलब सहकारी बैंक वैसे बैंक होते हैं जो आपका औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रों में और जो शहरी गैर शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण मतलब कि फाइनेंस उपलब्ध कराने का काम करते हैं। सहकारी बैंक भी जो समितियां हैं अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानूनी जो आपका सहकारी समितियों के लिए स्पेशली बनाया गया अधिनियम 1965 के द्वारा ये शासित किए जाते हैं। यह भारत में सह अधिनियम के अधिनियम के साथ उत्पन्न होते हैं। कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 एनओएना कोऑपरेटिव बैंक एशिया में पहला सहकारी बैंक था। इसको ध्यान में रखिएगा, इस चीज को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारे सहकारी बैंक के रिगार्डिंग आपका इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग देखते हैं सहकारी बैंकों का उद्देश्य क्या होता है। एग्जाम में आजकल उद्देश्य भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, खासकर मेंस के भी एग्जाम में और पीटी में तो आपका पूछा जा रहा है स्टेटमेंट के तौर पर। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये आपका वित्त पोषण करते हैं और जो खासकर जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, मंझले किसान या फिर जो भी होते हैं, इनको वित्त उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण वित्त पोषण और माइक्रो फाइनेंसिंग में संलग्न होते हैं, इनका काम किया जाता है। बिलोचियों और साहूकारों द्वारा आम आदमी के प्रभुत्व को हटाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर देखिएगा जो दलाल होते हैं और जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, सिक्योरिटी ले लेते हैं। इस वजह से बचने के लिए ये आपका सहकारी बैंक उसमें आज के डेट में बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिससे कि लोग सहकारी बैंक के पास जाके लोन लें। इन सारे साहूकारों, दलालों और जमींदार से बचाया जाता है। किसानों को कम ब्याज पर लोन या फिर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जरूरतमंद लोग हैं और किसान हैं उनको वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में लोगों के लघु उद्योग और स्वरोजगार संचालित गतिविधियों में लगे लोगों के लिए व्यक्तिगत ऋण या फिर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसमें में कुछ करप्शन है, हर जगह ऐसा चीज तो देखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये चीजें को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने में, आर्थिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ग्रामीण, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सहकारी बैंकों का जैसा वही हमने बताया था कि 3 स्तरीय होता है। आपको बताते हैं 2 और बैंकों को सहकारी बैंकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब 2 आप यहां पर देख सकते हैं, एक आपका शहरी सहकारी बैंक और एक आपका भूमि विकास बैंक। इन्हें भी आपका सहकारी बैंक के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहकारी बैंक आज के डेट में आपका 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका राज्य सहकारी बैंक, जिसके बारे में हमने बताया था। तो राज्य सहकारी बैंक एक महासंघ बोल सकते हैं और एक प्रहरी के रूप में काम करती है। मतलब कि इसके अंतर्गत जितने भी अदर 4 हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी जनरली, लेकिन सहकारी राज्य सहकारी बैंक में केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसे जिला सहकारी बैंक के भी नाम से जाना जाता है, इसी को हम बता रहे थे आपका जिला सहकारी बैंक, और एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो आपका प्राथमिक साख समितियां हैं उसके अंतर्गत ये काम करती है राज्य सहकारी बैंक। और ये भारतीय रिजर्व बैंक से शेयर पूंजी। तो राज्य सहकारी बैंक को कौन हेल्प करता है? तो राज्य सहकारी बैंक को आरबीआई और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके द्वारा इन्हें फंड उपलब्ध कराई जाती है। तो आरबीआई के शेयर पूंजी, जमा, ऋण, ओवरड्राफ्ट से अपने फंड प्राप्त करती है ये आरबीआई से, और केंद्रीय सहकारी बैंक को और प्राथमिक समितियों को पैसे उधार देती है, जिससे किसान, ये सारे राज्य सहकारी बैंक सीधे किसानों को नहीं प्रोवाइड करती है। मतलब कि राज्य सहकारी बैंक डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट नहीं रहती है। ये राज्य सहकारी जो केंद्रीय या फिर जिला सहकारी बैंक है उनसे कनेक्ट होती है और प्राथमिक साख समितियां के थ्रू। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सहकारी बैंक। ये एक जिले में प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी के संघ और 2 प्रकार के होते हैं, जिनके पास केवल प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी की सदस्यता होती है और जिनके पास सोसाइटी के साथ साथ व्यक्तियों की भी सदस्य होती है। मतलब कि जो केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक होते हैं वो जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है उनसे कनेक्ट होती है और उनका बोल सकते हैं कि संघ होती है। और ये 2 प्रकार से काम करते हैं, एक प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी से साथ मिलकर सदस्यता के साथ, और डायरेक्टली व्यक्तिगत के तौर पर भी ये काम करते हैं। बैंक में फंड में राज्य सहकारी बैंक और संयुक्त स्टॉक से शेयर पूंजी, जमा, ऋण और ओवरड्राफ्ट शामिल है। ये बैंक समाजों को उधार समझा की सीमा के भीतर सदस्य समाजों को वित्त प्रदान करते हैं और यह वे एक संयुक्त स्टॉक बैंक के जैसा भी व्यवसाय करते हैं। नेक्स्ट आपका शहरी सहकारी बैंक, जिसे हम लोग यूसीबी, जो आपका अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है, उनके कार्य क्या है? ये मुख्य रूप से अपने सदस्यों को उधार देने के लिए धन जुटाते हैं। मतलब कि ये सारे उस तरह से काम करते हैं कि आप बैंक के सदस्य बनिएगा शहरी सहकारी बैंक के, उन्हीं के बेसिस पर जो उसके सदस्य है उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आपका जो गैर सदस्य है उनको भी जमा तो हर कोई कर सकता है, सदस्य भी जमा करेंगे और गैर सदस्य भी, लेकिन इसमें जो ऋण उधार जो दिया जाएगा सिर्फ सदस्यों को ही उधार दिया जाता है, जिसमें कि वो अपने बिजनेस के लिए या फिर अन्य कामों के लिए लोन ले सकते हैं। एक्सचेंज ड्राफ्ट सर्टिफिकेट और अन्य प्रतिभूतियों के बिलों को खींचने बनाने, मतलब कि उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है शहरी सहकारी बैंक के थ्रू। नेक्स्ट है आपका भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इससे भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये आपका 3 स्तर पे व्यवस्थित किए जाते हैं, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर। ये आपका सहकारी बैंक के अंतर्गत ही शामिल होते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य रोल होता है नाबार्ड के साथ होता है। नाबार्ड इनकी देखरेख करती है, जितनी भी भूमि विकास बैंक है उनकी देखरेख नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। इन बैंकों के लिए धन के स्रोत जो होते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सदस्यता ली गई डिबेंचर के आधार पर होती है। और ये भूमि विकास बैंक कभी भी आपका आम जनता से जो पब्लिक है उनसे कभी भी जमा स्वीकार नहीं करती है। क्लियर है? और लास्ट है आपका प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इसी के बारे में हम बता रहे थे। ये आपका जो इलाके स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या फिर प्रखंड या फिर ग्राम स्तर पर होते हैं और इन्हें जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उन्हें से सहायता मिलती है और ये अपने जो सदस्य है या फिर जो गैर सदस्य उनके आधार पर ये काम करती है और अपने सदस्यों को ही सिर्फ समाज के उधार शक्तियों को निश्चित कराती है। मतलब कि उन्हें जो वित्त पोषण है, वित्त क्या फैसिलिटी है, उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो सदस्य होते हैं पशु चारा, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक साख समितियां के थ्रू। क्लियर है? तो ये सारे 5 हमने यहाँ पर जो भारतीय में सहकारी बैंक था उसके बारे में डिस्कस किया है।
आई होप आप सबको सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है आगे हम लोग जो आपका विकास बैंक है, जिसमें कि बहुत सारे जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, एग्जिम बैंक है, साथ ही आपका नाबार्ड है, फिर आपका आईएफसीआई है, आईडीबीआई है, सारे विकास के बैंक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 7 में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर इन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।